सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार और प्रोग्राम के आगाज़ में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे, जहां आज भी तेज़ी का रुझान रहा और इसी तेज़ी के बायस एक मौके पर इंडेक्स 65,000 की सतह को भी अबूर करने में कामयाब रहा था और मार्केट की मजमूई सूरत हाल जो आज रही वो आखिर में थोड़ी सी गिरावट भी हमें देखने को मिली और 64,822 की सतह पर आज कारोबार का अख्तिताम हुआ। तो 65,000 की सतह को अबूर करने के बाद तो थोड़ा सा वापसी हुई मार्केट में। और क्या सूरत हाल रही, कफील अहमद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हमें स्टॉक मार्केट से रिपोर्ट करेंगे। कफील, बताइएगा किस तरह का रुझान रहा? एक पॉजिटिविटी के साथ आगाज हुआ लेकिन दिन के अख्तिताम पर थोड़ी सी हमें कमी भी नजर आई। देखिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अगर हम आज बात कर लें तो मुजमई तौर पर तेज़ी का रुझान जो है वो देखा गया मार्केट के अंदर और तेज़ी के बायस से जो 100 इंडेक्स है वो 65,000 की सतह बहाल करने में जो कामयाब रहा था। हम उसके बाद मार्केट रिवर्स हुई है और 64,800 के दरमियान मार्केट जो है वो ट्रेड हुई। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में खासी तेज़ी जो है वो देखी जा रही है और उसकी वजह जो माहिरीन बताते हैं कि वो फॉरेन इनफ्लोज़ हैं जो इसमें देखे जा रहे हैं और यही वजूहत है कि उसमें जो है वो बाइंग हो रही है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो 29 जनवरी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होना है, जिसमें अब माहिरीन ये तवक्का कर रहे हैं कि जो है वो जो शरह सूद है उसमें अब कमी के जो इम्कानात जो पहले तवक्का थे लेकिन अब वो जो है वो कम दिखाई दे रहे हैं। उसकी वजूहत जो बताते हैं वो ये कि जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं वो खासे जो है वो ज़्यादा जो है वो अब तक आए हैं, जिसकी वजह से अब शरह सूद में कमी का जो है इम्कान जो है वो किसी हद तक कम होता जा रहा है। दूसरी जानिब अगर हम बात कर लें, माहिरीन ये भी कहते हैं कि अगर जो है वो इसी पे बरकरार रहती है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो मार्केट पर आ सकता है। तमाम ओवरऑल अगर हम बात देखी गई है उसकी बुनियाद में इस वक्त ऑयल एंड गैस सेक्टर में खासी इन्फ्लोज की आने की जो बात कही जा रही है उस वजह से मार्केट जो है वो 65,000 की सतह थी उसको बहाल रखने में कामयाब हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया कफील अहमद, हमारे साथ मौजूद थे स्टॉक मार्केट से और बता रहे थे कि आज तेज़ी के साथ मार्केट ने स्टार्ट लिया लेकिन फिर जैसे जैसे मार्केट का अख्तिताम हुआ थोड़ी सी हमें कमी देखने में आई और 64,800 की सतह पर इस वक्त इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। अब लोगों में इस वक्त म्यूचुअल फंड में भी सरमायाकारी का रुझान बढ़ रहा है और पाकिस्तान में तकरीबन 2 लाख से ज़ायद ऐसे लोग हैं जो कि अब इस तरह के फंड्स में सरमायाकारी कर चुके हैं। ये म्यूचुअल फंड होता क्या है, काम कैसे करता है और जो लोग इसमें सरमायाकारी करना चाहते हैं उनके लिए किन बुनियादी मालूमात का उनके पास होना ज़रूरी है, इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। अमजद वहीद साहब CEO हैं NVP फंड्स के हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद वहीद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो जो सबसे पहला और बुनियादी सवाल होता है कि म्यूचुअल फंड एक आम आदमी के लिए बताइएगा होता क्या है, ये काम किस तरह करता है, किसी को इसमें सरमायाकारी करनी है तो वो किस तरह से इसका आगाज़ करेगा? जी, थैंक यू वेरी मच। म्यूचुअल फंड इज अ पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट जहां सब लोग मिलकर इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल का मतलब यहाँ इसी से आता है कि सब मिलकर कोई काम करें। तो जब सब इन्वेस्टर्स मिलकर इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें फिर आगे एक प्रोफेशनल होता है जो उस पैसे को मैनेज करता है। तो इस तरह आपका पैसा प्रोफेशनली मैनेज हो जाता है और क्योंकि पैसा बढ़ जाता है, इन्वेस्टर्स कुछ पैसा डालते हैं और सेवरल बिलियन रुपीस बढ़ जाता है, तो फिर आगे जब हम रेट नेगोशिएट करते हैं जैसे बैंकों के साथ या कहीं और, तो हमें अच्छा रेट भी मिल जाता है क्योंकि हमारे अमाउंट्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर एक इंडिविजुअल खुद इन्वेस्ट करना चाहे तो उसकी लिमिटेशन है। फॉर एग्जाम्पल कोई इन्वेस्टर अगर स्टॉक मार्केट में जाता है तो 1-2 शेयर खरीद लेगा, जब वो हमारे फंड में आता है तो हमारे फंड में 30-35 शेयर होते हैं तो उसका रिस्क कम हो जाता है। इस तरह अगर कोई हमारे इन्वेस्टर आता है हमारे मनी मार्केट फंड में तो हम ज़्यादा बैंकों में जाते हैं, मगर क्योंकि हमारे पास बिलियंस ऑफ रुपीस होते हैं तो हम बैंकों से अच्छा रेट नेगोशिएट कर सकते हैं जो कि एक। और अमजद साहब, ये की जो टोटल आबादी है वो तो अब कोई 23-24 करोड़ तक, बल्कि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 25 करोड़ तक पहुंच गई है और म्यूचुअल फंड में फंडिंग करने वाले, इन्वेस्टमेंट करने वाले जो लोग हैं वो सिर्फ 2 लाख के करीब हैं। तो एक तरक्की पजीर मुल्क में इतनी कम परसेंटेज, आखिर ये ऐसा इसका रुझान आम क्यों नहीं है? इसकी क्या वजूहत आपकी नज़र में? ये बेसिक इशू यही है कि अभी तक म्यूचुअल फंड्स हाउस होल्ड नहीं बना, लोगों का भी म्यूचुअल फंड्स का आइडिया नहीं है। अच्छा। और म्यूचुअल फंड्स में जनरली जो मार्जिन होता है वो कम होता है, तो इसलिए हमारे लिए एक इशू होता है कि हम बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नहीं खोल सकते और बहुत बड़ी सेल्स टीम हायर नहीं कर सकते जिस तरह बैंक्स कर लेते हैं या इंश्योरेंस कर लेती हैं। तो इस वजह से हमारी रीच अभी तक रिलेटिवली रिस्ट्रिक्टिव है, बट लास्ट 10 साल में लोगों में अवेयरनेस लेवल काफ़ी बड़ा है और उस हिसाब से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। तो अमजद साहब, ये बताएगा कि ये म्यूचुअल फंड कितनी तरह के होते हैं, यानी इसकी काइंड्स कितनी हैं, कितनी इसकी इकसाम है, और एक इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हुए ये किस तरह तय करेगा कि कौन सी पॉलिसी, कौन सा सेक्टर उसके लिए फ़ायदेमंद है?
देखिए जो लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स हैं, जिसको मनी मार्केट कहते हैं जनरली, वो तो बैंकों वगैरह में ही रहता है पैसा, या फिर जो गवर्नमेंट के शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स होते हैं उसमें रहता है, या सकूक्स में रहता है, तो वो पैसा रिलेटिवली सेफ होता है। और फिर जो दूसरी एंड है वो स्टॉक फंड्स हैं। वो जब इन्वेस्टर हमारे स्टॉक फंड में आते हैं तो वो पैसा हम स्टॉक मार्केट में लेके चले जाते हैं, और फिर वहाँ पर जो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस होती है वही रिफ्लेक्ट होती है जनरली इन्वेस्टर के रिटर्न में। तो वो फंड ऑब्वियसली ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, उसमें अप्स एंड डाउन ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो पैसा स्टॉक मार्केट में जाता है। तो ये इन्वेस्टर की अपनी चॉइस है कि उसको लो रिस्क फंड चाहिए, मीडियम रिस्क चाहिए, तो वही हाई रिस्क। वही के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हुए एक इन्वेस्टर को किन बेसिक पॉइंट्स का ख्याल रखना चाहिए, यानी वो कौन सी मालूमात हैं जो कि उसके पास होनी चाहिए, कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन जो कि आप जो नए इन्वेस्ट करने वाले हैं उनको आप देना चाहें? देखिए, सबसे पहले तो जो फंड है उसके जो स्पॉन्सर्स हैं, जो कंपनी है उसके स्पॉन्सर्स हैं म्यूचुअल फंड कंपनी के, वो इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा। ज़्यादातर जो बड़े बैंक्स हैं वो स्पॉन्सर्स हैं, जिस तरह जो हमारी कंपनी है एनबीपी फंड्स, वो उसका जो की स्पॉन्सर है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है। अच्छा। तो बहुत से बैंक और म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, तो आई थिंक उससे एक आइडिया हो जाता है कि स्पॉन्सर्स की रेपुटेशन क्या है। फिर इसके अलावा रेटिंग होती है फंड्स की, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की भी होती है, फंड्स की भी होती है, तो इन्वेस्टर को वो भी देखनी चाहिए। और फिर जो ऑफरिंग डॉक्यूमेंट होता है वो बताता है कि ये जो फंड है ये कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है, सही, और इसमें रिस्क क्या है। तो अच्छी बात यह है कि अगर इन्वेस्ट करने से पहले इन्वेस्टर ऑफरिंग डॉक्यूमेंट भी पढ़ ले, और जो साइन करते हैं फॉर्म्स उसमें भी जनरली रिस्क डिफाइन होता है। तो जो फॉर्म साइन करता है इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के टाइम में, सही। तो वही साहब, चूंकि कंपनी की मिसाल दी तो आप देखने वालों के लिए बिल्कुल ही आसान कर देते हैं ना, कि अगर कोई इस वक्त व्यूअर कोई देखने वाला है या कोई भी इन्वेस्टर आपकी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना चाहे, म्यूचुअल फंड में एंट्री देना चाहे, तो उसके लिए फिर उसको क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना होगा, किस तरह से वो कनेक्ट हो सकता है, क्या उसका पूरा एक प्रोसेस होगा? देखिए इसमें या तो ऑनलाइन जाके भी फैसिलिटी है, ऑनलाइन जाकर भी इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके। इसके अलावा अगर वो कॉल करते हैं तो हम अपना जो सेल्स पर्सन है हम उसको भी भेज देते हैं इन्वेस्टर के पास, ताकि वहाँ जाके इन्वेस्टर को एक्सप्लेन कर दे कि कौन कौन से हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, क्या उनका रिस्क है, क्या उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न है। तो ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करके बता के, और उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको और भाई एड्रेस साहब, करके। बहुत सारी ऐसी पाकिस्तान में जहां इन्वेस्टमेंट के नाम पर, प्रॉफिट के नाम पर फिर उसमें फ्रॉड भी हो जाता है, लोगों की रकम डूब भी जाती है। तो ये म्यूचुअल फंड्स कितने सेफ सिक्योर होते हैं, और जो दूसरी स्कीम्स होती हैं इस तरह प्रॉफिट टेकिंग की, उनसे कितना ज़्यादा प्रॉफिट ऑफर करते हैं? देखिए, जो स्पॉन्सर्स हैं ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स के, वो तो बड़े बैंक्स ही हैं, ठीक है। तो और जनरली आई थिंक जहाँ तक स्पॉन्सर्स हैं वो रेप्यूटेबल स्पॉन्सर्स हैं, तो उसमें रिस्क नहीं है एज लॉन्ग एज, क्योंकि हम रेगुलेटेड होते हैं SECP से। मगर यहाँ पे बाज़ दफ़ा हमारा जो सेल्स का बंदा है किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी का, वो मिस सेलिंग कर सकता है, और इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आप जो कागजात साइन करते हैं जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, उनको खुद पढ़ें, ताकि आपका वो जो रिस्क है मिस सेलिंग का वो कम हो। साहब, बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मानना है कि ये चूंकि इसमें सूद की इन्वॉल्वमेंट होती है और प्रॉफिट सूद की बुनियाद पर आ रहा होता है, तो वो लोग ज़रा घबराते हैं, वो थोड़ा सा फिर इस तरह के फंड से, इस तरह की सरमायाकारी से दूर रहते हैं। तो ये इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? कुछ इस्लामिक फंड्स अलग से होते हैं, और फिर ऐसे लोगों को आप किस तरह से कन्विंस करेंगे? जी, हमारे जो इस्लामिक फंड्स हैं वो हमारे शरीय एडवाइज़र डॉक्टर इमरान उस्मानी हैं जी, और तो वो इस्लामिक फंड्स हमारे पास काफ़ी रेंज में हैं, और उसमें काफ़ी पैसा आता है। तकरीबन जो 80% पैसा हमारे पास आता है रिटेल लेवल पे, वो इस्लामिक फंड्स में ही आता है। तो ये ऑप्शन सर्टली अवेलेबल है हमारे पास भी। और दूसरी, ठीक है भाई साहब, थोड़ा सा ज़रा इसको हम और कि ये एक नए इन्वेस्टर के लिए मिनिमम कितनी रकम दरकार होती है, कि उसके पास कितने पैसे हों कि वो सरमायाकारी कर सकता है? क्योंकि लोग आमतौर पर जहन में परसेप्शन लिए बैठे होते हैं कि शायद लाखों की सरमायाकारी से आगाज़ करेंगे तभी आगाज़ हो सकेगा। तो ये मिनिमम कितनी रकम दरकार होती है किसी भी इन्वेस्टर को? जनरली 5,000 या 10,000 रुपये मिनिमम चाहिए जिससे आप अपना अकाउंट। अच्छा, और भाई साहब, जो सरमायाकार है वो किसी भी मौके पर चाहे तो अपनी रकम को वापस भी निकाल सकता है, नहीं वो नहीं कंटिन्यू करना चाह रहा इस फंड में कि उसकी रकम रहे, और किसी भी वक्त वो अपनी रकम वापस ले सकता है? देखिए, म्यूचुअल फंड का फायदा ये है कि आप जब चाहें पैसा निकाल लें, और पैसा निकालने पे आपको जनरली पेनल्टी भी नहीं लगती।
ठीक है, तो आपने इन्वेस्ट किया, अगर 4 दिन बाद आपको पैसे की ज़रूरत तो आप पैसा निकाल सकते हैं, और जनरली कोई पेनल्टी के बगैर निकाल सकते हैं। और अगर आपने 10 साल रखना है तो आप 10 साल भी रख सकते हैं। तो ये आपके अपने ऊपर है कि आप कब पैसा निकालना चाहें। कोई बैंक की तरफ से, फंड की तरफ से कोई इसमें सही। और भाई साहब, जो ओवरसीज़ हैं, जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी रहते हैं, वो अगर पाकिस्तान में इन फंड्स में सरमायाकारी करना चाहें तो क्या उनके लिए कुछ अलग रूल्स रेगुलेशंस हैं, या जो पाकिस्तानियों के लिए सेम एज इट इज़ बैरून मुल्क लोगों के लिए भी वही रूल्स हैं? जी, सिंपली कॉल करके हमारे फंड्स में काफ़ी ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्टेड हैं, और वो हमें कॉल कर लेते हैं, और फिर आगे हम उनको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं, वो फिल कर लेते हैं। तो इतना डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद वहीद साहब, CEO NBP फंड्स हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान की आला मेयार की खुश्क मिर्चों की पहली खेप चीन के सूबे सिचुआन के शहर जियांग पहुंच गई है, और चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी ने भी कहा है कि ये बड़ी अहम पेशरफ्त है, और ये अहम शिपमेंट दोनों ममालिक के दरमियान तजारती ताल्लुकात में एक नए बाब की निशानदही भी करती है। जनाब, सूबा सिचुआन का शहर है नी जियांग, जहाँ पर ये खेप पहली पहुँची है, और बड़ी अहम शिपमेंट है। अब महमूद नवाज शाह साहब से ये जानते हैं कि मज़ीद किन किन ममालिक को इस वक्त ये भेजी जानी है ये मिर्ची, और इससे पाकिस्तान चाइना कितनी बड़ी मार्केट है, और आगे कितनी कैपेसिटी है कि हम इसकी मकदार को, इसकी तादाद को बढ़ा भी सकें। महमूद साहब ये बताइएगा कि कितनी अहम पेशरफ्त है जो पहली खेप इस वक्त चीन पहुँची है खुश्क मिर्चों की, इनकी क्वालिटी से मुतालिक भी बताइएगा, और कितना इससे ज़र मुबादला कमाया जा सकेगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ी खुशाइन बात है कि CPEC के इतने अरसे के स्टार्ट होने के बाद हम सिर्फ कर्ज़ा ही लिए जा रहे थे अपने मुल्क के लिए, कि हमने कुछ एक्सपोर्ट करने का भी सोचा, और ये कि मिर्चें हमारे मुल्क से बाहर गईं। लेकिन पाकिस्तान में कोई 13 मिलियन टन्स के करीब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होते हैं, उसका 25 से 30% हम ज़ाया कर देते हैं, जिसकी बज़ाते ख़ुद वैल्यू 9 से 950 मिलियन US डॉलर्स बनती है। ये सरकार के फिगर्स हैं। हम 5 से 7% से ज़्यादा उन चीज़ों को प्रोसेस नहीं करते। तो जो भी हमारे पास फ्रेश प्रोड्यूस होती है उसकी भी हम प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग प्रॉपरली नहीं करते, जिसकी वजह से जो आपके पहले सेगमेंट में भी गुफ्तगू हो रही थी कि हमारे पास क्वालिटी और शेल्फ़ लाइफ के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। जो आपने इस वक्त लाल मिर्चों की बात कही, चाइना एक बहुत बड़ी बाज़ार है। ना सिर्फ चाइना बट CPEC के साथ हमें ओबार के जो कंट्रीज़ हैं, 1 बेल्ट 1 रोड के ऊपर आपके पूरे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ आते हैं। उनमें उन चीज़ों की ज़रूरत है, ट्रॉपिकल चीज़ों की, कि हम वो चीज़ें ख़ुद यहाँ पे ग्रो करते हैं, और पाकिस्तान इससे बहुत ज़्यादा ज़राए मुबादला कमा सकता है। वियतनाम ने अपनी एक्सपोर्ट्स 2006 से 2016 में $2 अरब से भी इंक्रीज़ कर दी। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं, अगर हम सिर्फ 5% प्रोसेस कर रहे हैं, अगर हम इसको 15 से 20% इसकी प्रोसेसिंग शुरू कर दें, वैल्यू एडिशन प्रॉपर्टी कर दें, तो पाकिस्तान मेरे ख़्याल में स्काई इज़ द लिमिट, और $1.5 से $2 अरब इन द लॉन्ग टर्म अगर विजन लेके हम चलें तो मेरे ख़्याल में हम कमा सकते हैं अपनी हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री के साथ। लेकिन एज अ सेड कि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं, ये तो एक प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव है जो कि स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसको आगे लेके जाने की ज़रूरत है, और जब तक इंटीग्रेटेड काम नहीं होगा तब तक हम ये गोल और विजन अपना पूरा नहीं कर सकते। और ज़ाहिर है कि महमूद साहब, चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट है, और वहाँ तक जब पाकिस्तान पहुँच गया तो एक बड़ी मार्केट को कैप्चर कर लिया, लेकिन इसके साथ CPEC को ही इस्तेमाल करते हुए फिर और कौन कौन सी बड़ी मार्केट्स हैं जिनको कैप्चर किया जा सकता है, और जितना इस वक्त ये एक्सपोर्ट की सूरत में जो डॉलर इस वक्त चाइना से पाकिस्तान आएंगे, तो फिर ये दूसरे कौन से ऐसे ममालिक हैं जो कि पाकिस्तान को यही फ़ायदा दे सकते हैं? देखिए, हमें पाकिस्तान को जो स्ट्रेटिजिक एडवांटेज है आपके लैंड रूट्स का, वो आपके फिर हॉर्टिकल्चर और जो फ्रेश प्रोड्यूस में अगर आप बाय एयर की बात करते हैं या फिर बाय सी की बात करते हैं, तो वो टाइम पीरियड बहुत लंबा हो जाता है आपका ट्रांजिट का, और फिर आपकी चीज़ों के ख़राब होने का ख़दशा, अंदेशा, और आपका जो एज होती है वो चली जाती है। जब आपकी बाय रोड कनेक्टिविटी हो जाती है तो फिर आपको एक स्ट्रेटिजिक एडवांटेज होता है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। हम 5 साल पहले ईरान 1 किलो आम नहीं भेजा करते थे। जब उनके साथ हमारी ट्रेड शुरू हुई तो 30,000 टन तक पहुंच गई विद इन 2 ईयर्स। तो इस तरह की आप एडवांटेज, आपको ITC जो यूनाइटेड नेशंस का इदारा है वो ये कह रहा है कि आपकी जितने भी ज़मीनी रास्ते हैं उससे आपके पास बहुत ज़्यादा एडवांटेज है कि आप स्ट्रेटेजिक एडवांटेज उठा सकें और चीज़ों को जल्दी और रिलायबली भेज सकें। होता क्या है कि आजकल आप मुल्क में देखें, दुनिया में जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं, तो बाय सी बाय एयर
बाय एयर तो खैर एक्सपेंसिव हो जाता है, आउट ऑफ क्वेश्चन चला जाता है, लेकिन बाय सी में आपको बहुत ज़्यादा स्टॉपेजेस आ जाते हैं। उन चीज़ों से आप निकल जाते हैं और आप एक बड़ी आराम से चीज़ों को बाय रोड लेके जल्दी से चीज़ों को पहुंचा सकते हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हमें पहली नज़र में चाइना होना चाहिए। चाइना की जो क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हमें पूरा करना चाहिए। हमने सिर्फ उनसे फीता काटा, ट्रेड खोली, लेकिन थोड़ा बहुत हमने कोई आम भेजे, कोई मेरे ख्याल में कुछ हज़ार टन हमने आम भेजे, उसके अलावा हम कुछ भेज नहीं सके। वन ऑफ द रीज़न्स ये भी है कि हम उनके साथ आज भी अपना जो लैंड रूट है उसके साथ ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। ये जो सारी ट्रेड आप बता रहे हैं ये बाय सी गई है। आज भी अगर हम उनके साथ बाय रोड की कनेक्टिविटी को, कस्टम्स को, चाइना को कन्विंस करके खोलें तो ये आप देखेंगे कि हम इसमें से बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकते हैं। ना सिर्फ ये कि ज़र मुबादला, लेकिन उससे जब आप उनको प्रोसेस करके और अपने पास रखेंगे तो आपका जो कंज्यूमर है उन वक्तों में जब आपके पास चीज़ शॉर्ट होती है तो आप उनको प्रोसेस चीज़ें दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल टोमेटो से ड्राई टोमेटो कर सकते हैं, प्याज से आप उनका पाउडर बना सकते हैं, प्याज को ड्राई कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप उनको फिर प्रोवाइड कर सकते हैं। ये एक पूरा एक पैकेज है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी हम जो हमारा बॉर्डर है चाइना का, वहाँ से अपनी फ्रेश प्रोड्यूस की प्रॉपरली हम चीज़ों को वहाँ पे भेज नहीं सक रहे। हमारे अब ममालिक में ये अभी तक तय ही नहीं हुआ है, इनके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो भी तय नहीं हुए हैं कि किस हिसाब किताब से ये चीज़ें हमारी उधर जाएंगी। और महमूद साहब से आपने भी कहा कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स तक कमाए जा सकते हैं इससे अगर हम बाय रोड इस पर अमल करें, चूँकि उससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो अभी हर्डल्स बेसिकली हैं क्या? इन हर्डल्स पर काम होना शुरू हुआ है? इन फ्यूचर ये चांस है कि ये बाय रोड ट्रेड शुरू हो सके दो तरफा? देखिए, उसमें सबसे पहले जो हमारा हर्डल ये है कि आपका बाय रोड कोई प्रोटोकॉल नहीं हुए साइन। ऐसा नहीं है कि अगर आज मैं मिर्चें लेके जाना चाह रहा हूँ, आम लेके जाना चाह रहा हूँ तो कल मैंने ट्रक भरा और वो चाइना चला जाए, ईरान चला जाएगा, अफगानिस्तान चला जाएगा, लेकिन वो आज तक हम नहीं कर सके हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया महमूद नवाज शाह साहब, सदर सिंध आबादगार बोर्ड हमारे साथ मौजूद थे। और महमूद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।